आज जो दोस्तों मैं एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि। इसको हिंदी में बोलेंगे, आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही करंट टॉपिक है। ये इकोनॉमिक्स में भी आपको पूछ सकता है और ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। आखिर ये वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है? जैसे कि आप यदि वायुमंडल का, जैसे मैंने आपको कहा था, वायुमंडल की संरचना अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये वायुमंडल कोई लीनियर में नहीं है। मतलब पहले स्ट्रेटोस्फेयर है, नहीं ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, या आयनोस्फेयर भी कहते हैं। उसके बाद में ये एक्सोस्फेयर है, मैं बाहरी वायुमंडल। उसके बाद में अंतरिक्ष हो जाता है। ये टोटल क्या है, अंतरिक्ष है ये, ठीक है। इसके बाद जो है वो अंतरिक्ष में, तो हमारा जो पृथ्वी है वो इसके ऊपर में लेयर बाय लेयर जो है वायुमंडल बना हुआ है, जिसके लेयर है। जैसे ट्रोपोस्फेयर की विशेषता क्या होती है कि जो ही हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ना पहाड़ों पर जाते हैं। गर्मी के महीने में क्या होता है, पहाड़ों पर जाते, चलो पहाड़ों पर घूमने के लिए। व्हाट डज दिस इंडिकेट? वो ये ट्रोपोस्फेयर मुश्किल से 15 किलोमीटर तक का इसका दायरा है, ठीक है। अब हमारा जो ये जो आप इसके डिटेल में आप जानते हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा फिर बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। एक्सोस्फेयर जो है, यहाँ पर जो सूर्य से जो हमारे जो पास में जो गर्मी आती है, जो धूप आती है, जो किरण आती है, वो किरण अगर सारे चीज़ रेडिएशन के द्वारा सारे किरण वापस चले जाएंगे, क्यों नहीं? लेकिन जाते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो है ना एक्सोस्फेयर पर बहुत सारे गैस हैं और ये ब्लैंकेट का निर्माण करते हैं, माने कंबल की तरह। उसी के कारण से क्या हमारा पृथ्वी जो है ना तापमान गर्म रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, कूल डेजर्ट हो जाएगा। इट विल टर्न आउट इनटू कूल डेजर्ट। ठंडा प्रदेश जैसे लद्दाख में है, वहाँ कोई रह सकता है क्या? तो अभी जो युद्ध हो रहा है वहाँ पर आप देखा है आपने, वहाँ 0 डिग्री 70, 50, 40। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेना को सज्जो सामान देने के लिए बहुत दुनिया भर के सामान खरीदने पड़े हैं। अभी पेपर में आ रहा था, ठीक है। तो कोई रह नहीं सकता। जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए फोर्सों की तब्दीली करती, मैंने 15 दिन पर 8 दिन पर उसके बदल क्या बोलते हैं, चेंजेस किया जाता है, ताकि नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, लोग सड़न शुरू हो जाएगा शरीर में ना। तो बहुत कठिन काम है। अगर सोचो कि लद्दाख जैसा स्थिति अगर पूरे भारतवर्ष में होता तो क्या होता। इमेजिन कर सकते हैं आप, क्या हिंदुस्तान का पॉपुलेशन इतना होता? नहीं होता। ये भी एक टुंड्रा प्रदेश हो जाता, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे जो गैस हैं वो इसके ऊपर एक्सोस्फेयर पर, यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और कौन कौन से गैस बताया इन्होंने, हाइड्रो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको? जो ही आपको समझ में नहीं आया तत्काल मुझे टोकिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। केमिकल फॉर्मूला है, इसको लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, N2O कहते हैं इसको। उसके बाद में क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हिंदी में लिखूं क्या, फ्लोरोकार्बन। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, HFCS, ठीक है। ये सब आपको लिखना होगा। पर फ्लोरोकार्बन
पर फ्लोरोकार्बन को फॉर्मूला है केमिकल PFCs, और एक लास्ट में सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये सारे गैस जो है ना, जो 6 प्रकार के गैस हमने बताए, ये सारे क्या है कि एग्जोस्फीयर के आसपास में रहते हैं। वो क्या करते हैं कि जब सूर्य की विकिरण या किरण अंदर आती है तो उसके बाद में ये विकिरण फिर रेडिएट होकर फिर बाउंस बैक होती हैं, धरती पर आने के बाद में बाउंस बैक होती हैं। तो बाउंस बैक होने का, अगर मान लीजिए गैसें नहीं होंगी तो बाउंस बैक हो क्या हो जाएगा, सब भाग जाएंगी, लेकिन ये गैसें उनको ट्रैप करती हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग और इसी ट्रैपिंग के कारण से हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है वो अस्थिर रहता है। जैसे कि हैबिटेबल है, जैसे कि हम लोग यहाँ रह सकते हैं, न ज़्यादा टेम्परेचर होता है, न ज़्यादा मतलब ठंडा होता है। अब मान लीजिए 80 -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हम नहीं रह सकते हैं, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो आप देखते हैं कि बहुत सारे कौवे जो है ना, वो आप देखेंगे गर्मी के महीने में वो गिरने लगते हैं वो उस पर से, डगाल पर से, और मैंने अपने आंखों से भी देखा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो आपको मालूम है कि हम लोगों में तो थर्मोस्टेट है, माना हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मशीन है मनुष्य में, लेकिन चिड़िया में नहीं है ये, तो वो रेगुलेट नहीं कर पाते। वो एक निश्चित तापमान के बाद में क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो इससे सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। और मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में कल बताया था क्लास में, कल ही बताया था ना, कि व्हाट इज इकोलॉजी क्या है। इट इज ए बैलेंस ऑफ नेचर, और बैलेंस ऑफ नेचर में प्रकृति के संतुलन अगर बिगड़ेगा तो फिर हमारा यह रहना मुश्किल है। तो हमारा टॉपिक क्या था, वैश्विक तापमान में वृद्धि और भारत का प्रयास, ये भी टॉपिक का हिस्सा होगा। क्वेश्चन आपको दोनों चीज पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, आप ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। भारत सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई किया है, ये 2 पॉइंट दोनों साथ साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ है, जब पॉल्यूटेंट बहुत सारे जो प्रदूषण के जो सामग्री जैसे CO2 है, या ये सब जो इमिशन हुआ है, इमिशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्सर्जन, इसका बार बार अपना हम लोग उपयोग करेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इमिशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के और मीथेन के या इस टाइप के जो गैस अभी हमने बताए हैं, इसके ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होने के कारण से क्या हो गया है कि ब्लैंकेट जो है थिक हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। जो ब्लैंकेट का निर्माण जो एग्जोस्फीयर में बताया गया था, इसमें बहुत थिकनेस आ गई, उतने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत से ज़्यादा जो है वो गर्मी एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा पृथ्वी, एंड दिस कॉजेस राइज इन द टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब समझ गए आपको, क्या नाम है आपका, मुंह पर से, तो आप समझ गए ग्लोबल वार्मिंग की तापमान। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन, इसको जो ये जो सारे जो गैस जो बने हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो टेम्परेचर जो वृद्धि हो रहा है उसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन। अब इसका हिंदी नहीं है इसलिए याद रखना, ग्रीन हाउस गैस का जो है इफेक्ट मतलब प्रभाव, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, वो न पूछ करके ये पूछ देगा आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो जो उसकी परिभाषा वो ये भी इसकी भी परिभाषा सेम है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब ये जो गैस की मात्रा है वो ओनली 1% है, 1%, ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन, आपको मालूम है ना कि हमारा जो हवा है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, बताइए। हवा जो हम देख रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट क्या है, क्या क्या है उसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मुश्किल से
1% से भी कम है, मतलब 0.6%। आपको मालूम है क्या? नहीं है। तो 78% जो है ना वो नाइट्रोजन है, और 21% जो है क्या है? ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन हुआ और 21% ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया? 99% हो गया समझी। और 99% में अब रह गया कितना? 1%। इसी 1% में 1% में क्या है? ये कार्बन CO2 है, मीथेन है, डस्ट पार्टिकल हैं। हम लोगों ने बच्चे में पढ़ा था, धूलकण जिसको हिंदी में कहते हैं, धूलकण। ये बहुत सारे गैस हैं। अब दोस्तों 2007-8 में ये ग्रीन गैस का इफेक्ट का क्या क्या था? इमिशन ऑफ ग्रीन गैसेस जो हम अभी बता रहे हैं, उसका कंपोजिशन क्या था 2007-8 में? तो टोटल इमिशन ऑफ जो CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, वो डेवलप्ड कंट्री में था 10,055 मिलियन टन। ये लिखना पड़ेगा आपको। 2007-8 में विकसित देशों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया था वो था माना 1900, ये गलत हमने बोल दिया, 1990 में जो विकसित देश, अब विकसित देश की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। विकसित डेवलप, अभी 3 प्रकार के देश हैं, एक डेवलप कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक अंडर डेवलप कंट्री है। विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश, ठीक है। उसका हमारा पूर्व का वीडियो आप देखिए, उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कौन विकसित है और कौन अविकसित है और कौन विकासशील देश है, ठीक है। तो विकसित देश के द्वारा 1990 में कितना मीट्रिक टन? 10,055 मिलियन टन, 55 मिलियन मीट्रिक टन, सॉरी मेट्रिक टन होगा यहाँ, मिलियन मेट्रिक टन। इसका उत्सर्जन 1990 में किया गया था विकसित देशों के द्वारा। अब इसके बाद 2004 में 12,137 मिलियन मेट्रिक टन इसका उत्सर्जन किया गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो USA का उस समय में क्या था? 4,818 मिलियन मेट्रिक टन। ये कब था? 1990 में US का। और इसके बाद में 2004 में दोस्तों क्या था? 6,045 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। अब ये जो आप देखेंगे कि USA का पॉपुलेशन पूरे विश्व के पॉपुलेशन के बराबर कितना है? व्हाट इज द शेयर ऑफ द US पॉपुलेशन? ओनली 4%। ओनली 4% पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितने पॉपुलेशन हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 4% जो है पॉपुलेशन US में है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि हमने आपको बताया 12,134, ये तो विकसित देश के द्वारा उत्सर्जन किया गया 2004 में, और 2004 में 6,045 मिलियन मेट्रिक टन केवल US के द्वारा। माने पूरे विकसित देश का जो आधा है, लगभग आधा जो है वो उत्सर्जन किसने किया है? अमेरिका ने, 6,045 मिलियन मेट्रिक टन। अब इसके कारण से बहुत जबरदस्त जो है ना देश में, मैंने सारे देश में इसके प्रति बहुत चिंता व्याप्त होने लगी। और हमारे देश का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी मैं बता दूं। 2004 में हमारे देश का जो है जो पॉपुलेशन था वो लगभग 15 से 16% पूरे विश्व के लगभग है, 15%, अभी 17% हो गया, ठीक है, शेयर ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन हम जो उत्सर्जन कर रहे हैं पूरे इंडिया की तरफ से वो कितना कर रहे हैं? ओनली 4%। इंडिया का शेयर क्या है इमिशन ऑफ गैसेज में?
मैंने CO2 में, अभी CO2 की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 4%। और पॉपुलेशन कितना है? उस समय में 15% था, अभी हो गया 17%, ठीक है, जो 2004 की बात कर रहा हूँ। चाइना का 28% उत्सर्जन है। अभी जो 2010 के बाद अभी जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें पहले तो नहीं था। अभी हम बात करेंगे क्योटो जगह है जापान में, वहाँ पर जो संधि हुआ विभिन्न जो OECD कंट्री के बीच में, OECD मतलब ये भी आपको पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो चाइना का क्या है? 28% रिडक्शन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। और चाइना में आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और पूरे विश्व को उसने अपने माल से, मैन्युफैक्चर गुड से पाट दिया है, ठीक है। सारे विश्व के बाजार में उसके जो चाइनीज सामान जो है ना अभी धूम मचा रहे हैं, इवन अमेरिका में। अब दोस्तों इसके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्फेक्ट क्या हुए? अभी राइजिंग, पहला आप इफेक्ट देखिए, हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम जो आपको कह रहे हैं वो हमारा मेंस एग्जामिनेशन और पीटी दोनों लक्ष्य है कि आपको लिखना क्या क्या है। तो पहला होगा राइजिंग इफेक्ट, लिखिएगा आप यहाँ, इफेक्ट माना प्रभाव। पहला राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ है? बहुत सारे ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, अंटार्कटिका पिघल रहा है। और अगर एक अनुमान के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा था 134 बिलियन टन, ये बिलियन मैट्रिक टन, इसका मेल्टिंग हो रहा हर साल पर ईयर, और ये बहुत अलार्मिंग पोजीशन में है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिमालय में भी जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। तो राइजिंग टेम्परेचर लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ स्नोज ऑन द माउंटेन्स एज वेल एज ऑन द एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक रीजन्स, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद में इसका प्रभाव क्या? अनटाइमली रेन्स। अपने हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे कि असमय बारिश हो रही है। अब बहुत सारे लोग जो पुराने ज़्यादा उम्र के हैं वो बताएंगे आपको कि किस तरह से हिंदुस्तान के क्लाइमेट को, जलवायु को अब प्रभावित हो रहा है। यस, तो जहाँ कम पानी पड़ता था पहले, आज से 30-40 साल पहले, वहाँ अब ज़्यादा पड़ रहा है, और जहाँ पर ज़्यादा था वहाँ पर अब कम पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, जो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और इसके अलावा सी लेवल, जो समुद्र के सतह माने पानी के सतह है, उसमें भी वृद्धि हो रही है। और इसके कारण से क्या हो रहा है? बहुत सारे कटाव, इरोजन, उनका जो कोस्टल एरिया है उसके जब पानी टकराएगा तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। जो उनका जो तटवर्तीय इलाका है उसमें कटाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, तो या जमीन का कटाव। और चौथा इसका फैक्टर क्या है? जो हमारे पास में आप जानते हैं कि पानी, जो पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, उसका तादाद कितना है? सिर्फ और सिर्फ जितने पानी हैं विश्व में, मात्र 4% से ज़्यादा पीने लायक पानी नहीं है। अब जब सी वाटर हमारे ज़मीन के अंदर में, तटवर्ती इलाके में घुसेंगे तो वो क्या करेंगे? अपने साथ जो समुद्री पानी है, खारा पानी है, उसको भी उसमें धकेल देंगे। तो इसके बाद में होगा क्या कि जो हमारा जो तटवर्ती इलाके का जो लोग वहाँ पर जो रहते हैं, रहवासी लोग, उनको पीने के पानी में दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो गया? इससे वैज्ञानिकों का यह कहना है कि राइजिंग टेम्परेचर के कारण से जो अर्थक्वेक और सुनामी, इसकी भी घटना हो रही है। हाँ, वो तो माइग्रेशन होगा जब ही हैबिटेबल लैंड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे बताया कि समुद्री किनारे का जो तटवर्ती इलाका, उसका अगर कटाव होगा, और जब समुद्री पानी जो है वो अंदर घुसेगा
तो निश्चित रूप से जो ग्राउंड वाटर में जो पीने लायक पानी है उसको प्रभावित कर देगा। तो जब आदमी, सबसे पहले आदमी को ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पीने के पानी की होती है। जहाँ पर पीने के पानी नहीं रहेंगे वहाँ आदमी नहीं रह सकता है, मनुष्य का जीवन वहाँ संभव नहीं है। ठीक है, हम खाने पीने के अभाव में 10 दिन 20 दिन रह सकते हैं। ऐसा भी अनुमान पाया गया कि बिना खाए पिए आदमी लगभग 40-50 दिन 60 दिन तक रह गया। जैसे जतिन बग्घा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने 60 दिन तक जो है ना उपवास कर लिया था जेल में, और तब जाकर के वो मरे थे। लेकिन बिना पानी पिए हुए आप 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो पानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। हवा में तो आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन पानी के बिना भी आप 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, आपका बॉडी का जो पार्ट्स है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इसके प्रभाव हैं, और इसके कारण से वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अब ज़बरदस्त हीट वेव आ रहे हैं, जो टेम्परेचर में जो बढ़ा है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 1880 के बाद, 1880 ईस्वी के बाद से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में वृद्धि हो गई है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, ये एवरेज बता रहा है। अब इसके बाद दोस्तों, लेकिन ये सब जगह ऐसा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन एक एवरेज अनुमान है कि 1880 ईस्वी के बाद से टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अब इसका एक और प्रभाव है, इसमें हीट वेव्स पैदा हुए हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट वेव्स को क्या बोलते हैं? गर्म हवा। यस, ये गर्म हवा। और अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, जो पश्चिमी हवा, जो पछुआ हवा जो आती है अप्रैल मई में, उसको क्या बोलते हैं? लू। ये लू जो है ना, गर्म हवा, जब पछुआ हवा चलती है तो ये इसको हीट वेव्स भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। खास करके आप मई के महीना में देखेंगे उत्तर भारत में, राजस्थान के इलाकों में बहुत सारे लोगों की मृत्यु लू से होती है, और ये केवल हीट स्ट्रोक होने के कारण होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब उसको आपको, इसके अलावा वैज्ञानिकों की ये भी कहना है कि बहुत सारे बीमारियां, जैसे आस्थमा, जिसको दमा बोलते हैं हिंदी में, इसके भी लोग शिकार हो गए। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रमण की बीमारी है, वो भी विभिन्न देशों में ये फैले हैं, जो पहले वहाँ नहीं होती थी। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो आप एकदम बढ़िया से 8-9 पॉइंट लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अब जब इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने लगी तो यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, उन्हें इसकी शुरुआत किया। विभिन्न देशों के साथ उसकी मीटिंग हुई, और इसके बाद में करीब 10 साल के प्रयास के बाद, लगभग 10 साल, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में ये क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ 1997 में। अभी इसमें 70 कंट्री ने इसमें दस्तखत किया हुआ है, और हिंदुस्तान ने भी 2002 में हिंदुस्तान ने भी इसका सिग्नेटरी है। हिंदुस्तान 2002 में इसका सिग्नेटरी हुआ क्योटो प्रोटोकॉल का। 70 कंट्री इसमें सभी लोगों ने दस्तखत किए हुए हैं। अब जो आर्टिकल 3 है क्योटो प्रोटोकॉल में, वो क्या कहता है? उनका ये कहना है कि 1990 में जो कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन के उत्सर्जन की जो मात्रा विभिन्न देशों में थी, उस तक लाना है। उस 1990 में जो था पोजीशन, उसमें 5% कमी करना है बाय 2012। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। बाय 2012 5% रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 5% कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करना है। कब? 1990 में जो पोजीशन था उससे 5% कम, और इसको अचीव कब तक करना है? 2012 तक। ये
5% जो कमी करना है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को, इसके लिए उन्होंने टारगेट अलग अलग देशों के लिए अलग अलग फिक्स किया है। जैसे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जो इनका कि जो औद्योग इसको बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं और बहुत सारे जो जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत हाई है, जैसे पश्चिमी देश, तो उनके लिए यूरोपियन कंट्री के लिए उन्होंने क्या किया है, 8% टारगेट रखा है। ठीक है, ये 5% तो एवरेज है वो, लेकिन यूरोपियन कंट्री के लिए उन्होंने, जो पश्चिमी देश हैं, उसके लिए 8% रिडक्शन का प्रावधान रखा है कि अभी जो आपका जो इमिशन है, रेट ऑफ इमिशन, मतलब 90 में जो था उससे आप 5% घटाएंगे। लेकिन इन कंट्रियों में, जिसमें ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, जो डेवलप कंट्री है, जो यूएस, मैंने केवल पश्चिमी यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 8%, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हिसाब किया हुआ उन्होंने, 8% रिडक्शन फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और 7% रिडक्शन फॉर यूएसए। अमेरिका के लिए 7% उन्होंने फिक्स किया, और हंगरी, जापान, पोलैंड, कनाडा, इनके लिए उन्होंने 6% फिक्स किया। हंगरी, जापान, कनाडा, पोलैंड, इसके लिए 6% रिडक्शन। ठीक है, अलग अलग देशों के लिए उन्होंने अलग अलग टारगेट फिक्स किया है, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो टारगेट है पूरे विश्व के मान से, वो क्या है कि 5% रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिलो द लेवल ऑफ जो टाइम था 90 में, उससे नीचे करना है। ठीक है, और न्यूजीलैंड, रशिया, यूक्रेन, इसके लिए उन्होंने कहा कि जो आपका जो रेट ऑफ इमिशन अभी है वही रहेगा। मतलब उसमें उन्होंने कोई रिडक्शन की बात नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपका वर्तमान स्थिति है, जो 1990 में जो था, उसी पर आप रखें, उसमें कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और ये सारे जो देश थे जिसको हमने अभी सबके लिए जो उन्होंने जो टारगेट फिक्स किया, उसको उन्होंने एनेक्सचर 1 का कंट्री घोषित किया हुआ, जिनके लिए टारगेट फिक्स है। लेकिन हिंदुस्तान और चाइना और ब्राज़ील, इन लोगों ने दस्तखत नहीं किए। क्यों नहीं दस्तखत किए? जो टारगेट वाला जो कॉलम था एनेक्सचर 1 वाला, उसमें उन्होंने दस्तखत नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया कि उन्होंने देखा कि अगर हम इसमें एनेक्सचर 1 में दस्तखत करते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, तो उससे हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण का जो रफ्तार है, वो क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। हम विकसित देशों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, उसमें भी हमको ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा, माने चेंजेस करने होंगे। तो ये सारे, और इंपोर्ट, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना होगा पश्चिमी देश से, उतना हमारे पास में धन नहीं है। तो अल्टीमेटली वी विल बी द लूजर। तो इसीलिए उन्होंने एनेक्सचर 1 के प्रावधान के तहत में जो उसमें बताया, उसमें उन्होंने दस्तखत, ये तीनों कंट्रियों ने दस्तखत नहीं किए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अमेरिका ने 2001 में इस क्योटो प्रोटोकॉल से पुल आउट कर लिया, मतलब वो उससे हट गए। उन्होंने कहा जो आप परसेंटेज जो रिडक्शन की बात कर रहे हैं, अमेरिका के लिए अभी आपको क्या बताया था, 7% रिडक्शन, तो बोले परसेंटेज की बात मत करिए, एग्रीगेट रिडक्शन की बात करिए। माना मान लीजिए कि कोई देश, मैं एक उदाहरण बताता हूं, मान लीजिए कोई देश 1000 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, तो अमेरिका का यह कहना था जो टोटल एग्रीगेट कर रहा है उसमें से घटाइए आप परसेंटेज की बात मत करिए। तो परसेंटेज बात करने से अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगी, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए उन्होंने 2001 में क्या किया, उससे प्रोटोकॉल से जो
उन्होंने दस्तखत किए थे वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने कहा कि नहीं, एग्रीगेट की बात हम नहीं करते हैं, आप पर कैपिटा की बात करिए। पर कैपिटा का जो अप्रोच है, पर कैपिटा अप्रोच, इंडिया का अप्रोच क्या था? पर कैपिटा अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? एक अनुमान लगाया गया कि हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि कितने पॉपुलेशन है और अमेरिका में कितना पॉपुलेशन है, इतना अमेरिका कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। तो देखा गया कि जो पर कैपिटा इवैल्यूएशन के हिसाब से अमेरिका के लोग हिंदुस्तान से 17 गुना ज़्यादा, 17 टाइम्स मोर CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। हालांकि इंडिया का जो ये फॉर्मूला था अभी उस पर ज़्यादा उसको माना नहीं गया है, इंडिया ने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा है कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से 17 टाइम ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे बड़ा वो पॉल्यूशन फैलाने में या ग्लोबल वार्मिंग में उसका बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो है। और हिंदुस्तान तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, चाइना जो है ना बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पर इंडस्ट्री खुलने के बाद में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा जोर शोर से बढ़ावा दिया है कि अब जो है वो उत्सर्जन के मामले में 28% हो गया है 2020-2019 इस पीरियड में, मतलब कोरोना काल से पहले तक। अच्छा, क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसमें 2-3 और प्रावधान थे कि जैसे कि मान लीजिए कि जो बहुत सारे जो कंट्री हैं जो कार्बन उत्सर्जन का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए थे, फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया था। वो क्या था कि अगर मान लीजिए आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं तो आप अपने देश में प्लांटेशन करिए और सॉइल कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी अपनाइए। सॉइल कंजर्वेशन का हिंदी क्या होगा बताइए? कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण, जो मिट्टी के संरक्षण, ठीक है, हिंदी में कहते हैं संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब उसको रिक्लामेशन कहेंगे, रिक्लामेशन भी कह सकते हैं। तो अगर वो कोई कंट्री प्लांटेशन करता है, मतलब पौधे रोपता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, या सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपनाता है, रिक्लामेशन ऑफ लैंड करता है, लैंड यूज को ठीक ढंग से इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा है जो उसमें कमी की जा सकती है अब बाद में मूल्यांकन करने के बाद में, ठीक है। और यह कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने ही देश में करे, वो दूसरे देश में भी कर सकता है। तो ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट था। इसके बाद अब जो आपका जो पॉइंट है वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या क्या काम किए। तो पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल का हिंदी क्या होगा? जिस एनर्जी को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? पानी से उत्पादन होता है। आप पानी से उत्पादन किया, पानी नीचे चला गया, उससे आप सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, फिर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बायोगैस, उसी तरह से आप विंड एनर्जी, जो आप देखते हैं पंखाओं का चलता रहता है। अभी यहाँ से जाकर के आप भोपाल तरफ जाएंगे तो बहुत सारे विंड से, हवा से जो है ना एनर्जी पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़, जैसे बायोगैस गोबर से पैदा होता है, और गोबर क्या है, जब तक मवेशी रहेगा तब तक गोबर रहेगा। लेकिन यदि आपने कोल का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? कोल खत्म, उसके बाद फिर दोबारा से कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कौन सा एनर्जी होगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा फोकस किस पर है? रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्योंकि हमारे पास में जो एनर्जी के स्रोत हैं, जैसे खास करके कोयला, वो लिमिट है। एक दिन ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा हमारे देश। तो ऐसी स्थिति में,
और उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, मीथेन, खदानों से मीथेन गैस निकलते हैं। तो इसके कारण से रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस भारत सरकार का है। और इसीलिए आप देखेंगे कि गांव-गांव में बायोगैस स्थापना के लिए भारत सरकार ने अनेक प्रकार के सब्सिडी दिए हुए हैं। उसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, जहाँ पर कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है, असम और उन इलाकों में जहाँ हिमालय के इलाके में, वहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मेघालय इन इलाकों में, तो वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इससे बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। ठीक है। अब दूसरा क्या है, सीएनजी गैस। आपने जो कहा, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। और दिल्ली जो है अभी विश्व में सबसे टॉप लेवल पर जा रहा है। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, पूरे विश्व में। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देना, इसमें क्या होता है? एक क्लीन एनर्जी है ये, इसमें पॉल्यूशन के खतरे बहुत कम है, ना के बराबर। सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, हाइड्रो, ये बहुत सारे वेरिएंट हैं, ये सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं। क्या? जो व्हीकल से, जो गाड़ियों, सबसे ज़्यादा जो आजकल जो प्रदूषण हो रहा है वो किससे हो रहा है? गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो रहा है। आप देखेंगे कि जो पहले, आज से 10 साल पहले जिस रोड पर 200 या 400 गाड़ियां चलती हैं थी, अब उस रोड पर 10,000 गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है। तो उनके जो उत्सर्जन होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब दिल्ली में इस बात को आप तो देखते रहे हैं, ये हर लोग, हर एक आदमी उससे सफ़र कर रहा है, दिल्ली और आसपास के इलाके वाले। तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि उत्सर्जन की मात्रा, कार्बन की उत्सर्जन हर एक गाड़ी में कितनी होगी, उनके लिए फिक्स किया है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर पेनल्टी का प्रावधान किया गया। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन उतना स्तर पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो किसके पास है? पुलिस के पास है। अब पुलिस के पास में इतना ही काम है नहीं। पुलिस के पास एक तो अंडर स्टाफ है, जितना कर्मचारी रहना चाहिए उतना कर्मचारी है नहीं। दूसरा, उसके पास बहुत सारे काम हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक शहर में 10-20 एक्सीडेंट तो होते ही हैं, तो पुलिस वाले उसी में उलझ जाते हैं। तो ये उत्सर्जन का काम कि किस में कार्बन का इमिशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसको कौन देखेगा? तो वो इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत ही सतही स्तर पर हो रहा है, जिसमें कि सख्ती करने की जरूरत। हालांकि गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी जो कोयला खदान, उसमें जो पहले उत्खनन का जो काम होता था, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ताकि जान माल की सुरक्षा किया जा सके और ताकि ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल उड़ता है, जिसके कारण से इलाके जो है ना प्रभावित होते, प्रदूषित होते हैं, उसको भी कम करने का काम किया। इसी तरह से जो फ्यूल इफिशियंसी, जो ऑयल सेक्टर, हमारे देश का ऑयल सेक्टर बहुत बड़ा है, पेट्रोलियम सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें भी इफिशियंसी लाने का प्रयास या गुणवत्ता बढ़ाने का या क्षमता बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाते रहे। हालांकि उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव अभी भी नहीं हुआ। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, अभी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े बड़े बांध बना करके जो बिजली पैदा किया जाता था, अब उसमें गेस्टेशन पीरियड 15 से, गेस्टेशन पीरियड, व्हाट इज दिस गेस्टेशन पीरियड? ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म हैं, ये लिखना पड़ेगा आपको मैडम, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो कोई काम आपने शुरू किया, मान लो कोई इंडस्ट्री आपने बैठाया, तो उसको कितना दिन में कंप्लीट हुआ, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। अब एक बच्चा के पैदा होने में कितना टाइम लगता है? 9 महीना होता है।
उसी तरह से किसी इंडस्ट्री को डालने के लिए उसी से उत्पत्ति हुई गेस्टेशन का। एक इंडस्ट्री को डालने के लिए कि जितना पीरियड लगता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। नाउ अब जो हैवी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो के लिए जो जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा होता था, उसमें 15 से 20 साल 25 साल लग जाते थे। उसके बाद में भूकंप का भी खतरा रहता था कि कहीं अगर भूकंप, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हिमालयन क्षेत्र सबसे ज़्यादा भूकंप का क्षेत्र है। हिमालयन क्षेत्र क्या है, अगर भूकंप में, एक दिन क्लास में पढ़ाऊंगा आपको अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप में क्या होता है, जोन में बटा हुआ होता है। पूरा हमारा हिंदुस्तान जोन में बटा हुआ है। जोन नंबर 1 ये सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वो जोन नंबर 5 है। और ये इलाके क्या हैं, सबसे हिमालयन क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर भूकंप की हमेशा शंका बनी रहती है। आपने देखा होगा खास करके हिमालय का जो पश्चिमी इलाका है, उत्तराखंड और उसके पश्चिमी जो हिंदुकुश पर्वत तक, आप हमेशा देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, जो हिंदुकुश पर्वत तक जाती है पाकिस्तान के आगे, अफगानिस्तान से आगे, वहाँ तक ये इलाका पूरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको जोन नंबर 5 में इसको काउंट किया जाता है। तो अगर आप बड़े बड़े बांध बनाएंगे तो खतरा ये है कि मान लीजिए कि इनकेस अगर मान लीजिए भूकंप हुआ तो क्या होगा, वो बांध टूट जाएंगे। तो पहले जो नॉर्मल कोर्स में जितनी जनहानि होती उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा जनहानि होगी, क्योंकि बड़े बड़े लेक बन गए हैं हिमालयन क्षेत्र में बांध बनने से, और वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है। तो पानी का जो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि अगर वो एक साथ बांध टूट जाए तो क्या होगा, पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा जो निचला सतह है। एंड इट विल कॉज इमेंस डैमेज नॉट ओनली टू द इकोलॉजी बट टू द ह्यूमन बीइंग एंड द नेशनल वेल्थ ऑफ इंडिया। नाउ तो इससे बचने के लिए अब क्या किया गया गवर्नमेंट ने, ए स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट, छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया है ताकि भूकंप से किसी जानमाल का हानि नहीं हो। हानि होगा लेकिन बहुत कम, लिमिटेड मात्रा में होगा। दूसरा, उसका गेस्टेशन पीरियड भी ज़्यादा नहीं होता है। अभी शुरू किया, साल भर में कंप्लीट हो गया। हालांकि उससे जो बिजली का उत्पादन होगा बहुत कम होगा, किलोवाट कम होगा। जो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं उसके अनुपात में कम होगा। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, 2 फायदे हैं। पहला कि छोटे जगहों पर भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कर सकते हो। दूसरा, इसमें गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, 6 महीने में, साल भर के अंदर में आप उसको ऑपरेशनल कर सकते हो। तीसरा, इसमें पैसे भी बहुत कम लगते हैं। चौथा, अगर इनकेस भूकंप हुआ तो जान माल की हानि भी बहुत कम होगी। तो इसीलिए भारत सरकार ने स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट पर अब ज़्यादा, और ख़ास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का जो वॉल्यूम है हिमालय में, आपको मालूम है ना कि मेघालय में सबसे ज़्यादा पानी होता है, असम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र के मैदान में, वो इलाके में पानी सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमारे हिंदुस्तान में कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में होता है। तो वहाँ पर वाटर बॉडी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसका दोहन करने के लिए स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण भारत सरकार तेज रफ्तार से कर रही है ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके और बिजली के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। अगर बिजली का उत्पादन होगा तो बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री भी लगाए जा सकते हैं। बिजली क्या है, शक्ति है ना। अगर बिजली है तो सब कुछ है, बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो किसी भी इंडस्ट्री को आधारशिला प्रदान करने के लिए आपको सबसे पहले पावर सेक्टर को मजबूत करना होता है। हम पहले के एक वीडियो में आपको बताए थे कि बेसिक इंडस्ट्री में 60-65 के बाद से खास करके आयरन एंड स्टील उद्योग में एकाएक जो है ग्रोथ में डाउनफॉल होने लगा। वाई? इसीलिए डाउनफॉल होने लगा क्योंकि जो जितना हमको बिजली का चाहिए उन इंडस्ट्रियों में लगातार काम करने के लिए उतना हम बिजली पैदा नहीं कर सके। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, बहुत सारे जो आयरन स्टील इंडस्ट्री या और दूसरे इंडस्ट्री, उनका जो आउटपुट था, प्रोडक्शन था, वो धीमा पड़ गया। क्योंकि आप जानते हैं बिजली उत्पादन में बहुत समय लगता है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो या न्यूक्लियर प्लांट हो, उसको बैठाने में 2-4 साल 10 साल लग जाते हैं। और बहुत सारे उसके लिए सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं।
तो दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार ने एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाने का, एफॉरेस्टेशन मतलब एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं, माने वन लगाना। समझ रहे हैं? वन आप समझ रहे हैं? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने का, पौधे रोपने का। इसका आपने देखा होगा बारिश के समय में गवर्नमेंट और बहुत सारे एनजीओ जो है ना एक टारगेट सेट करती है कि यहाँ पर 10,000 पेड़ लगाना है, वहाँ 20,000 लगाना है। ठीक है, पुलिस विभाग भी हमेशा लगाती रहती है, मैं भी बहुत बार लगाया हूँ। और इसके अलावा बहुत जो लैंड रेस्टोरेशन का काम, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत हिंदुस्तान का 53% लैंड जो है, जो टोटल 309, कल बताया था आपको, 309 मिलियन हेक्टेयर हिंदुस्तान का लैंड है, हेक्टेयर टोटल लैंड है। उसमें से 174 मिलियन 174 मिलियन हेक्टेयर ये किसी न किसी वजह से क्या है, डिग्रेडेड हो गए। मतलब या तो वेस्टलैंड हो गए हैं, या ओवर इरिगेटेड हो गए हैं, या उनमें उत्पादकता समाप्त हो गई है, बैरन लैंड हो गए हैं, या उनमें वाटर लॉगिंग है, पानी का जमाव हो गया है, या बीहड़ का निर्माण हो गया, जैसे चंबल में हो गया हजारों एकड़ जमीन में, जहां पर आप कोई खेती वेती नहीं कर सकते हैं। तो लगभग पूरे जो लैंड है इसका 53% भाग इसको रिक्लामेशन की जरूरत है, मतलब उनको पटरी पर लाने की जरूरत है ताकि वो उपजाऊ भूमि बन सके। ठीक है, तो ये भी लैंड रेस्टोरेशन का काम भी भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो ये सारे उपाय मैंने आपको बहुत सारे बताए। अब मैं अपना उद्बोधन यहीं समाप्त करता हूँ।